नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। आज हम राजस्थान भूगोल के इस अध्याय के अंतर्गत राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टियों के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानें कि वास्तव में मिट्टी होती क्या है। मिट्टी धरातल की ऊपरी पृष्ठ होती है, ऊपरी परत होती है, और ये धरातल की ऐसी परत होती है जो कि असंगठित रूप में होती है, अर्थात वो एक संगठित रूप में या कठोर रूप में नहीं पाई जाती, अपितु मुलायम या बिखरी हुई सी असंगठित रूप में होती है। उसे हम मिट्टी कहते हैं। वास्तव में मिट्टी का निर्माण क्षेत्र विशेष के धरातल की चट्टानों के चूर्ण से व उस क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पति के योग से होता है। तो मिट्टी धरातल के ऊपर की एक ऐसी परत होती है जो कि उस क्षेत्र विशेष की चट्टानों और वहां की वनस्पति के संयोग से बनती है। इसे हम मिट्टी या मृदा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, अतः इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि से ही अपनी जीविका प्राप्त करती है। इसलिए कृषि की दृष्टि से मिट्टियों की जानकारी होना अति आवश्यक है। इस वजह से हम राजस्थान भूगोल के अंदर राजस्थान की मिट्टियों का अध्ययन विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के लिए जब तक हमें मिट्टियों की जानकारी नहीं होगी, हम सही समय पर सही फसलों को उगाना और किस क्षेत्र की मिट्टी में किस तरह की फसल उगाई जाएगी इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों और वनस्पति के योग से बनती है। जैसा कि अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि भूपृष्ठ के ऊपर सबसे ऊपर मिलने वाली परत जो कि संगठित नहीं होती और उसका निर्माण उस क्षेत्र विशेष की चट्टानों के चूर्ण जो कि वहां पर अपक्षय या अपर्दन द्वारा लाकर निक्षेपित कर दिया जाता है उससे, और क्षेत्र विशेष की वनस्पति के सड़ने गलने से जो ऊपरी परत बनती है उसे हम उस क्षेत्र विशेष की मिट्टी या मृदा के नाम से जानते हैं। ये सभी मिलकर भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करते हैं, अन्यथा शेलों के बारीक कणों में स्वयं उर्वरता नहीं होती। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि धरातल के ऊपर की जो असंगठित परत है क्षेत्र विशेष की चट्टानों के विघटन से प्राप्त चूर्ण से बनती है, पर उस चूर्ण के अंदर अपने आप में कोई उर्वरा शक्ति नहीं होती, तो उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति जो सड़क गल के वहां पे उस मिट्टी के साथ मिल जाती है, उन चट्टानों के चूर्ण के साथ मिल जाती है, वो उस क्षेत्र की मिट्टी व मृदा को उर्वरा शक्ति प्रदान करती है। अरावली श्रेणी का पश्चिमी भाग पूर्णतः रेतीला है। राजस्थान के पूर्वी भाग की बनावट विषम प्रकार की होने के कारण यहां विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। आप राजस्थान भूगोल के पिछले अध्यायों में इस चीज को अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। पश्चिमी भाग जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी भाग जो कि पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी पूर्वी भाग दक्षिणी पूर्वी या हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ओर की मिट्टियों के अंदर भी काफी विविधता पाई जाती है, क्योंकि चट्टानी क्रम में विविधता पाई जाएगी, वनस्पति में विविधता पाई जाएगी, इस कारण वहां बनने वाली मिट्टी के अंदर भी इस विविधता को देखा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां सामान्यतः बालूमय होती हैं, जिनमें 90% से लेके 95% तक बालू तथा 5 से 7% मटियार मटियार मिट्टी के बारीक कण मिट्टी के रूप में होती है। और बालू के कण आप जानते हैं, बालू क्षेत्र विशेष की कठोर चट्टानों के सन्नी घर्षण से अपघर्षण से बनती है, और वो बालू के कण थोड़े मोटे होते हैं, रेतीले होते हैं, उसके अंदर जल धारण करने की क्षमता नहीं होती है। मिट्टी के कण बारीक होते हैं, उनमें जल धारण करने की क्षमता होती है। अरावली श्रेणी के पूर्वी भाग में लेटराइट लाल मिट्टी, दोमट कछारी मिट्टी, काली मिट्टी आदि प्रकार की मिट्टियां अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मिट्टियों के प्रकार। अब हम राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है उसके प्रकार को देखेंगे। आगे चल के फिर हम उसे मानचित्र से भी समझेंगे। वृहद रूप से राज्य में निर्वासित व अपशिष्ट प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। निर्वासित प्रकार की मिट्टियां वाहित पदार्थ जैसे कांप, बालू एवं सिल्ट को प्रदर्शित करती हैं, जो मुख्य रूप से नदी घाटियों में सिंचित होती हैं। जबकि अपशिष्ट प्रकार की मिट्टियां नीचे स्थित चट्टानों के धात्विक परिवर्तन का प्रतिफल है, जो मुख्य रूप से पर्वतों, पहाड़ियों
और पठारों पर पाई जाती है। धात्विक नहीं, सॉरी, तात्विक। उसके तत्व विशेष के अंदर कायांतरण के अंदर परिवर्तन हो जाता है, उसकी काया में परिवर्तन हो जाता है अपक्षय, अपर्दन और अनाच्छादन की संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा। जब चट्टानें टूट के विघटित हो जाती हैं, उनका निक्षेपण होता है अंत में, तो मृदा का निर्माण होता है। मिट्टियों की स्थानिक अवस्थिति, उनकी मुख्य विशेषताएं और कृषि के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर राज्य की मिट्टी को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। ये देखिए, मानचित्र द्वारा हम राजस्थान की मिट्टियों को एक समग्र रूप से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये हम राजस्थान का मानचित्र है। इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर राजस्थान के सभी 33 जिलों की सीमाएं भी दिखाई गई हैं और अलग अलग रंग से अलग अलग मिट्टियों के प्रकारों को दिखाया गया है। यहां से आप देख सकते हैं कि राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरती है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी ढाल है और ये पूर्वी ढाल है। ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र है और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र यहां देखा जा सकता है। ये संपूर्ण प्रदेश जो हमने 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में देखा था, ये संपूर्ण प्रदेश शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जैसा कि आप राजस्थान की जलवायु व राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पढ़ चुके हैं। इस क्षेत्र के कुछ भाग को हमने अर्धशुष्क प्रदेश के रूप में जाना था। काफी हद तक तो ये क्षेत्र पर्वतपदीय भाग है, अरावली के पश्चिमी ढालों का भाग है, बाकी नीचे का भाग है जो कि गिरिपदीय क्षेत्र कहे जाते हैं। यहां पे हम देखते हैं सबसे पहला जो भाग है राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में, खास तौर से अरावली पर्वत के पश्चिम के क्षेत्र में, सुदूर पश्चिम के क्षेत्र में और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र के अंदर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ये रेतीली मिट्टी खास तौर से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ के उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र, गंगानगर के उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रेतीली मिट्टी है, इसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरी प्रकार की मिट्टी हम देखते हैं अरावली के ठीक पश्चिमी ढालों के आसपास के क्षेत्रों में या उनके आसपास के जिलों के क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलती है। इसे भूरी रेतीली मिट्टी कहा जाता है। इसका रंग भूरा है पर इसके अंदर भी रेत की मात्रा ज्यादा होती है। ये मिट्टी खासतौर से यहाँ पे आप देख रहे हैं पाली, जोधपुर का कुछ क्षेत्र के अंदर, नागौर के शेष क्षेत्र में देखी जाती है। झुंझुनू व सीकर के अंदर इस मिट्टी का क्षेत्र देखा जाता है। तीसरी जो मिट्टी है वो है लाल व पीली मिट्टी। यहां पे आप देख सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र व मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर लाल व पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जालोर का कुछ ऊपरी क्षेत्र है, सिरोही का क्षेत्र है, उदयपुर का कुछ क्षेत्र, राजसमंद का क्षेत्र, भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र है और अजमेर का क्षेत्र। साथ ही साथ इस मिट्टी का विस्तार यहाँ पर खासतौर से सवाई माधोपुर और करौली के कुछ क्षेत्र में देखने को मिलता है, लाल व पीली मिट्टी। चौथी मिट्टी आती है लाल व लोमी मिट्टी। लाल व लोमी मिट्टी का विस्तार राजस्थान में खास तौर से राजस्थान के दक्षिणी वर्ती क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र में मिलता है और कुछ हद तक थोड़ा बहुत यहाँ पर आप उदयपुर का क्षेत्र भी नीचे से देख सकते हैं। नीचे से कुछ उदयपुर के क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मिश्रित लाल व काली मिट्टी। लाल व काली मिट्टी के मिश्रण से जो मिट्टी बनती है उसे मिश्रित लाल व काली मिट्टी कहते हैं। ये राजस्थान से के खास तौर से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में मैं कहूंगा, दक्षिणी पूर्व तो ये क्षेत्र हो जाएगा, राजस्थान के खास तौर से दक्षिणी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं डूंगरपुर का सुदूर दक्षिणी क्षेत्र है, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, भीलवाड़ा का शेष क्षेत्र है, जहां लाल व पीली मिट्टी के अलावा ये मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित लाल काली मिट्टी। छठा प्रकार है राजस्थान में मिट्टियों का, वो है मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी का प्रकार राजस्थान के अंदर हाड़ौती के पठार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां के क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। सातवां मिट्टी का प्रकार है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी हमें जयपुर, टोंक, दौसा, करौली, भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में देखने को मिलती है कछारी मिट्टी। यहां आप इसका विस्तार देख सकते हैं इन जिलों के अंदर। और अंत में है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी का विस्तार खासतौर से अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये गंगानगर व हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्र के अंदर मिट्टी के एक पट्टिका के रूप में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं इस मानचित्र द्वारा राजस्थान में मिट्टियों को कुल मिलाकर 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसे हम मिट्टी के मंडल कहते हैं। कई बार परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, अति लघुतरात्मक रूप में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में मिट्टियों को कितने मंडलों में बांटा गया है। मूल रूप से इसे 8 मंडलों में बांटा गया है। कुछ पुस्तकों में आपको
9 मंडलों में भी दिखा दिया जाएगा, कई जगह बांट के, पर मूलतः खास तौर से लाजपत राय भल्ला की किताब के अंदर इसे 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आप देख चुके हैं राजस्थान के क्षेत्र के अंदर। अब हम प्रत्येक मिट्टी के मंडल को लेकर उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। पहला मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है हमारा रेतीली मिट्टी का क्षेत्र, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है, जहां पर वर्षा का औसत बहुत कम मिलता है और खास तौर से यहाँ तापमान की दशाएं अत्यंत प्रतिकूल होती हैं, वायु में आर्द्रता की कमी होती है। इस वजह से इन क्षेत्रों के अंदर वनस्पति का पूर्ण आवरण नहीं पाया जाता, और अगर वनस्पति का पूर्ण आवरण नहीं पाया जाएगा तो जैसा कि हम मिट्टी की परिभाषा से पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्षेत्र में मृदा या मिट्टी का निर्माण उस क्षेत्र की चट्टानों के कणों और क्षेत्र विशेष में मिलने वाली वनस्पति के योग से होता है। अतः इस क्षेत्र के अंदर चट्टानों के कण तो मौजूद हैं, पर जैसा कि डॉक्टर बेनेट ने बताया था कि किसी भी क्षेत्र के अंदर मिलने वाली शैलों के कणों में उर्वरता नहीं होती। उर्वरता की उत्पत्ति उस क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पति के योग से उत्पन्न होती है मृदा के अंदर। तो इस क्षेत्र में मृदा तो मिलती है, पर क्षेत्र विशेष की चट्टानों के विघटन से जो कण प्राप्त हुए हैं उनसे मृदा बन जाती है। ये मृदा रेतीली प्रकार की मृदा है, पर इस क्षेत्र में यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण वनस्पति का पूर्ण आवरण नहीं मिल पाता, और वनस्पति का पूर्ण आवरण नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की मृदा में उर्वरा शक्ति अत्यंत क्षीण और बहुत कम होती है। चलिए हम इस देखते हैं। जैसा कि मानचित्र से आप देख पा रहे हैं, इस मृदा का विस्तार खास तौर से राजस्थान के पश्चिमवर्ती जिलों में अधिक देखने को मिल रहा है। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान, विशेषतः अंतर स्तूपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। स्तूपीय से तात्पर्य है जब रेत के धोरे जम जाते हैं, ढेर जम जाते हैं, जिन्हें हम बालू का स्तूप कहते हैं, उस क्षेत्र में अंतर स्तूपीय क्षेत्र। तो उसके जो बीच के क्षेत्र हैं अंतर स्तूपीय क्षेत्र। इस मिट्टी को पुनः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। रेतीली बालू मिट्टी पहला वर्ग है इसका, दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी, तीसरा है पीली भूरी रेतीली मिट्टी, और चौथा है खारी मिट्टियां। रेतीली बालू मिट्टी ऐसी रेतीली मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लाल रेतीली मिट्टी होती है, पर उसमें कुछ अंश लाल रंग की चट्टानों के कणों का होता है, इस वजह से वो थोड़ा लालासपन लिए हुए होती है, इसलिए उसे लाल रेतीली मिट्टी कहा जाता है। पीली भूरी मिट्टी बलुई की, उसके अंदर बालू की मात्रा ज्यादा होती है, मिट्टी में भूरापन आ जाता है, उसमें कुछ अंश पीले रंग के शेल कणों का होता है, इस वजह से वो पीली भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है। और खारी मिट्टियां ऐसे मिट्टी जिसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है। अब हम विस्तृत रूप से अध्ययन लेते हैं रेतीली बालू मिट्टी का। ये गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में मिलती है। यह मिट्टी घुलनशील लवण ऊंचे प्रतिशत पर रखती है। इसमें पीएच मूल्य भी अधिक होता है। किसी भी द्रव की क्षारीयता व अम्लता नापने के लिए उसका जो मानक स्थापित किया जाता है उसे पीएच लेवल कहते हैं। जब किसी भी द्रव की क्षारीयता व अम्लता शून्य होती है, ना तो उस द्रव का अंदर क्षारीयता होती है, ना उस द्रव के अंदर अम्लता होती है, तो उसकी पीएच 7 कहलाती है। 7 पीएच अर्थात 7 पीएच से ऊपर की ओर जाने पर उस क्षेत्र विशेष के अंदर जो भी तत्व है, चाहे द्रव हो चाहे किसी भी प्रकार का कठोर तत्व हो, तत्व की क्षारीयता व अम्लता जांचने के लिए पीएच मानक में जब वो 7 से ऊपर उसका पीएच मानक होता है तो उस क्षेत्र विशेष में उसकी क्षारीयता बढ़ जाती है, और जब ये मानक 7 से नीचे आता है तो उसके अंदर अम्लता बढ़ जाती है। तो जब हम देखते हैं, कई बार आप रसायन विज्ञान के अंदर कुछ विद्यार्थी पढ़ चुके हों तो वो जानते हैं कि H2SO4 या HCl जैसे अम्ल की जो पीएच लेवल होता है वो 3 के आसपास होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अम्लीय होते हैं, और जो क्षारीय तत्व होते हैं उनका पीएच लेवल 7 से ऊपर 8, 9, 10 तक होता है। तो इस प्रकार की मिट्टियां क्योंकि लवण घुले होते हैं तो ऊंचा प्रतिशत, इसमें पीएच मूल्य भी अधिक होता है। जब पीएच मूल्य अधिक होता है तो आप ये समझ जाइए कि ये मिट्टी का प्रकार एक क्षारीय मिट्टी का प्रकार है। पीएच 7 मतलब न्यूट्रल है, उसके अंदर कोई भी ना अम्लीयता है ना क्षारीयता है, पर पीएच ऊपर जाने के बाद उसके अंदर क्षारीयता बढ़ती है, पीएच नीचे आने के बाद अम्लता बढ़ती है। यहाँ धूल भरी हवाएं चलती हैं, सतही चट्टानों से अंशतः बालू प्राप्त होती है तथा साथ ही बालू के अधिकांश भाग को तटीय प्रदेशों से उड़ाकर ले आती हैं और यहाँ पर जमा कर देती हैं। अब जब तटीय क्षेत्रों से वो हवाएं
बालू के कण को लेके आएंगी तो साथ में क्या है, वो नमक के कण भी ले आती हैं। जब आपने राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ा था तो वहां पे ये भी पढ़ा था कि सांबर झील का निर्माण कैसे हुआ। कई विद्वानों ने ये बताया था कि कच्छ के रन की हवाएं, कच्छ की खाड़ी से होती हुई जो हवाएं आती हैं, कच्छ के रन से चलती हैं और वो हवाएं अपने साथ नमक के कणों को ले आती हैं और फिर यहाँ पे आके वो उसको छोड़ देती हैं। इस वजह से यहाँ पे नमकीन झील का निर्माण हो गया। तो वो हवाएं जब तटीय क्षेत्रों से आती हैं तो इस क्षेत्र से भी होकर गुजरती हैं, तो यहाँ पे भी कुछ अंश वो नमक के कणों का गिराती चलती है। इस वजह से इस क्षेत्र की मिट्टियों में क्षारीयता आ जाती है। यहाँ की मिट्टी में लवण पीएच की मात्रा मूल्य की अधिकता सामान्यतः जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस समस्त क्षेत्र में वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए वर्षा की कमी सबसे बड़ा निर्णायक कारक सिद्ध होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्षा कम होगी तो वायु के अंदर आर्द्रता कम होगी और आर्द्रता कम होगी तो वनस्पति नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति नहीं बनेगी, क्योंकि क्षेत्र विशेष की मिट्टियों का निर्माण शैलों के कणों और क्षेत्र विशेष की मृदा के योग से, क्षेत्र विशेष की वनस्पति के योग से मृदा का निर्माण होता है। फॉस्फेट नाइट्रोजन की उपस्थिति इन रेतीली मिट्टियों को, जहां जल की आपूर्ति नियमित है, उपजाऊ बना चुकी है। ऐसे उपजाऊ बने भागों में कृषि बड़ी सफलता के साथ की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखा गया है जहां पे इंदिरा गांधी नहर से आज की समय में पानी पहुंच चुका है, वहां पे कई क्षेत्रों में अच्छी कृषि की जा रही है। लाल रेतीली मिट्टी नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर तथा चूरू और झुंझुनू के कुछ भाग में इस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी ये नागौर और पाली जिलों में पाई जाती है। यह पीली भूरी रेतीली बालू दोमट मिट्टी आदि के रूप में पाई जाती है। इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर की गहराई पर चूना मिश्रित मिट्टी की परत पाई जाती है, जिसे स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। यह कृषि के लिए उपयुक्त है। खारी मिट्टियां यह मिट्टी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर की निम्न भूमियों अथवा गर्तों में पाई जाती है। इस मिट्टी में केवल लवण अवरोधी घास ही उग पाती है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर क्षारीयता बहुत ज्यादा है और क्षारीयता फसलों के लिए हानिकारक होती है। दूसरा मिट्टी का भाग है राजस्थान के अंदर, दूसरा मिट्टी का वर्ग जिसे हम मिट्टी मंडल के नाम से जानते हैं, भूरी रेतीली मिट्टी। आप देख सकते हैं भूरी रेतीली मिट्टी अरावली पर्वत के पश्चिमी ढालों व यहाँ पर रेतीली मिट्टी के बीच के क्षेत्र में पाई जाती है। खास तौर से ये पाली, नागौर, झुंझुनू और सीकर के क्षेत्रों में मिलती है भूरी रेतीली मिट्टी। यह मिट्टी लगभग 36,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह बाड़मेर, जालोर, ये खास तौर से बाड़मेर के कुछ क्षेत्र में मिलती है। यहाँ पे मानचित्र में मैंने आपको नहीं दिखाया। जालोर के भी कुछ क्षेत्र में मिलती है, पर मानचित्र में मैंने आपको उसका क्षेत्र नहीं दिखाया, क्योंकि प्रमुख रूप से यहाँ मिलती है नागौर, सीकर, झुंझुनू जिलों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मुख्य रूप से इन जिलों में मिलती है। पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर इस मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि परिलक्षित होने लगती है। मिट्टी में फॉस्फेट के तत्व अच्छे मिलते हैं और कुछ स्थानों पर इसका प्रतिशत इतना अधिक होता है जितना कि कांप मिट्टी में। मिट्टी की उर्वरता नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण अधिक बढ़ जाती है। बनावट मध्यम से भारी है। मिट्टियों का विषम वितरण राजस्थान के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है, जबकि उत्तर की तरफ कुछ कुछ सम और भारी मिट्टियां पाई जाती हैं। लाल व पीली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिलों में मिलती है। आप ये देखिए यहाँ पर, ये जालोर का कुछ उत्तरी क्षेत्र है, ये सिरोही जिला है, ये उदयपुर है। राजसमंद के कुछ क्षेत्र में मिलती है, भीलवाड़ा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, संपूर्ण अजमेर जिले के अंदर, सवाई माधोपुर जिले के अधिकांश क्षेत्र में, करौली जिले के कुछ क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये लाल व पीले रंग की मिट्टी होती है, इस वजह से इसको लाल व पीली मिट्टी कहा जाता है। लाल व पीली मिट्टियां इस क्षेत्र में एक साथ मिलती हैं। यह पीला रंग संभवतः लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। इन भागों में चीका व दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टियों में कार्बोनेट व ह्यूमस की
कमी होती है। कार्बोनेट का खासतौर से यहाँ तात्पर्य चूने से, कई जगह चूना लिखा आएगा, कई जगह कार्बोनेट लिखा आएगा। और ह्यूमस आप जानते ही हैं, वनस्पति के सड़ने गलने से मिट्टियों की ऊपरी परत के ऊपर जो पोषक पदार्थों का परत जम जाती है उसे ह्यूमस कहा जाता है। यह ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस इत्यादि चट्टानों के टूटने से बनी है। जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव भी इस मिट्टी पर अधिक देखने को मिलता है। मिट्टी के इस क्षेत्र में कुछ अन्य मिट्टी के वर्ग भी पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं। रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी से दोमट रेतीली है, जिसमें रेत की मात्रा 75 से 90% देखने को मिलती है। मिट्टी खुली, मुलायम, भुरभुरी है, जिसके कारण इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अजमेर जिले में यह रेतीली है, कहीं कहीं बालू का स्तूप और चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। छिछली अथवा सतही मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी चट्टानी और चट्टानी दृश्यों के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। दोमट रेतीली से रेतीली दोमट एवं हल्की भूरी से पीली भूरी जैसी मिट्टियों के रूप में इसका विस्तार पाया जाता है। इन मिट्टियों में 65 से 85% तक रेत का मिश्रण देखने को मिलता है। अरावली पहाड़ों के ढालों पर कम गहराई की मिट्टियां पाई जाती हैं। सामान्यतः नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम तत्वों की कमी पाई जाती है इस मिट्टी के अंदर। कुछ भागों में कंकड़ भी पाए जाते हैं इस मिट्टी के क्षेत्र में। सामान्यतः यह मिट्टी अच्छी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। गहरी, मध्यम, भारी मिट्टी। यह मिट्टी काफी गहरी है और उसकी पार्श्व संरचना से यह पूर्ण विकसित स्तंभ खंड के रूप में दृष्टिगत होती है। रेतीली दोमट से दोमट तथा पीली भूरी से गहरे भूरे रंग की होती है। हल्के भूरे रंग की यह मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी काफी कठोर और सुदृढ़ होती है। सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्रों में गहरी और लोमी मिट्टी पाई जाती है। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ा। राजस्थान की मिट्टियों को कितने विभागों में बांटा गया उसके बारे में हमने पढ़ा, मानचित्र द्वारा हमने समझा और राजस्थान की मिट्टियों के प्रत्येक भाग का हम विस्तृत अध्ययन कर रहे थे। इस वीडियो के बाद में अगला वीडियो जो आएगा राजस्थान की मिट्टियों के पार्ट 2 का वीडियो, शेष मिट्टियों के वर्गों का अध्ययन हम उस वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे।